देखो, पहली बात तो ये कि आपको ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। और दूसरी बात ये है कि अगले 3-4 मिनट में मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाऊं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना। और आज मैं आपको पहले तो ये समझाऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और उससे संबंधित कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, दोनों के मान बराबर लेकिन प्रकृति विपरीत, और ये एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी d पर स्थित हैं, जिसे हम 2a भी मान लेते हैं। 2a इसलिए माना जाता है कि देखो, इस वैद्युत द्विध्रुव का अगर आप केंद्र पता करो तो वो बिल्कुल बीच में होगा। तो केंद्र अगर बिल्कुल बीच में है तो एक आवेश से उसकी दूरी कितनी होगी a, और दूसरे आवेश से भी दूरी कितनी होगी a। इस वजह से हमने 2a लिया है, क्योंकि अगर मैं d लेता तो इधर से भी देखो d/2 आती, इधर से भी d/2, तो d/2 को हम थोड़ा सा भी प्रयोग नहीं करना चाह रहे। अब ध्यान से आप देख सकते हो कि एक विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश तो 0 है, क्योंकि जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश। तो जब भी हम वैद्युत द्विध्रुव के आवेश की बात करें तो एक आवेश की बात होगी। उसके अलावा वैद्युत द्विध्रुव से जब मैं कहूं कि एक बिंदु इतनी दूरी पर स्थित है, तो याद रखना कि वो जो दूरी है वो केंद्र से बताई जा रही है, यहां से, ना कि किसी आवेश से। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की जो पहचान होती है वो होती है उसके लिए परिभाषित की गई एक सदिश भौतिक राशि से, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित एक आवेश के परिमाण का जब बीच की दूरी के साथ हम गुणनफल कर देते हैं तो वो निकल कर आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका जो सिंबल है जिसे दिखाते हैं वो है P, और P किसके इक्वल होता है, किसी भी एक आवेश का परिमाण गुणा बीच की दूरी। तो आवेश का परिमाण यहाँ पर कितना है, Q, तो Q लिख दूंगा, और बीच की दूरी कितनी है, D। उसको मैं चाहूँ तो कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q इंटू में 2a। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अणु हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं ध्रुवीय अणु और दूसरे होते हैं अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणुओं में होता क्या है कि बिना किसी वैद्युत क्षेत्र के भी अणु में उपस्थित परमाणुओं पर आंशिक धनावेश और ऋणावेश आता है, तो वो एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इनकी नाभिकों के बीच की दूरी कितनी है, d, और इनकी वैद्युत ऋणात्मकताएं अलग अलग होने की वजह से जो साजे का एक एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के थोड़ा पास आ जाता है और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर। तो इन पर आंशिक आवेश उत्पन्न होने की वजह से आवेश जो है एक परमाणु पर, उसको जैसे ही मैं बीच की दूरी से गुणा करता हूं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकल कर आता है। और दूसरा उदाहरण क्या है, पानी का अगर आप एक अणु ले लो तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी ऋणावेश से धनावेश की तरफ। एक बनेगा इधर, और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी निकाय के अंदर एक से अधिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो उनको ऐसे जोड़ा जाता है जैसे सदिशों को जोड़ा जाता है। तो अगर आप इस वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इस वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के साथ जोड़ोगे तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा चतुर्भुजीय नियम का, कि इसके समानांतर इसके सर से आप सदिश बना दीजिए, इसके समानांतर इससे, और कॉमन सर को जैसे ही आप कॉमन पूंछ से जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां भी नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। लेकिन जब मैं इन अणुओं को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में डालता हूं तो इनका जो नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि अध्रुवीय अणुओं में क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित परमाणुओं के जो केंद्र हैं वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं, जिससे इन आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 0 हो जाती है। और अगर आवेशों के बीच की दूरी 0 है तो सिंपल सी बात है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 होगा। लेकिन अध्रुवीय अणुओं को भी अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में डाल दिया जाए तो उसके अंदर जो धनावेश है वो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाता है, ऋणावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, और फिर वो एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको अध्रुवीय अणुओं को उदाहरण से समझाना चाहूं तो पहला जो उदाहरण है वो है हाइड्रोजन गैस का जो अणु होता है वो एक अध्रुवीय अणु होता है। और हाइड्रोजन गैस का जो अणु है उसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, और मान लेते हैं कि वो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। और जब मैं दूरी की बात कर रहा हूं तो उनके नाभिक के केंद्रों के बीच की दूरी की मैं बात कर रहा हूं।
अब अगर नाभिक के केंद्रों के बीच में दूरी है तब भी इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 आता है। वजह क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में दो चीजों का रोल है, एक तो किसी भी एक आवेश का और बीच की दूरी का। तो अध्रुवीय अणु में दो कारण हो सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के 0 होने के। जैसे यहां पर दूरी तो है लेकिन दोनों ही परमाणुओं की वैद्युत ऋणात्मकता समान होने की वजह से ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं दोनों से बराबर दूरी पर होते हैं, तो ना तो इस पर आंशिक धनावेश आता है ना दूसरे पर आंशिक ऋणावेश। तो वैद्युत आवेश का मान 0 होने की वजह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या आता है 0। और दूसरी कंडीशन ये कि हो सकता है कि अणु में उपस्थित परमाणुओं की वैद्युत ऋणात्मकता अलग अलग हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की वैद्युत ऋणात्मकता अलग अलग है, और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से इस पर तो आ जाता है आंशिक ऋणावेश, इस पर आ जाता है आंशिक धनावेश। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की तरफ। तो पहले वाले के लिए तो किस तरफ होगी, दाईं तरफ, और दूसरे वाले के लिए वो होगी बाईं तरफ। तो आप क्या देखोगे, यहां दो वैद्युत द्विध्रुव बन रहे हैं जिनके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर परंतु विपरीत हैं। तो जब दो सदिश के मान बराबर और दिशा विपरीत हो तब भी नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या आता है 0। तो ध्यान रहे कि अध्रुवीय अणुओं में बिना वैद्युत क्षेत्र के दो परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा। अब इन अध्रुवीय अणुओं को अगर मैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र में डाल देता हूं, जैसे यहां इस हाइड्रोजन गैस के अणु को, तो होता क्या है कि धनावेश तो कहां जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत चल करके क्या होगा, इस वाले परमाणु के तो पहुंच जाएंगे पास और इससे हो जाएंगे थोड़ा सा दूर। अब क्या होगा, इन पर आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में डालने पर अध्रुवीय अणुओं में भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। सेम काम यहां भी होगा कि अभी ये जो दोनों के दोनों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये बराबर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदलने की वजह से, क्योंकि वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत जाएंगे, अब नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो याद रखना कि अध्रुवीय अणुओं में बिना वैद्युत क्षेत्र के तो कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में डालने पर उनमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। लेकिन ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान किस तरह से निकालते हैं, हो सकता है अभी आपको वो ना आता हो, और अगर आप समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। और हाँ, इस टॉपिक में अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो बेझिझक आप अपना सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।